एक छोटा सा चार्ट है जो बताता है कि कौन लोग जो है वो डिविडेंड के, जिसे कहते हैं ना, डिविडेंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर कंपनी ने, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल यहाँ पे चल रही है, 29 नवंबर को कहा कि हम डिविडेंड पे करेंगे। दिस टाइम, जिस वक्त उसने कहा कि हम डिविडेंड देंगे, डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया, दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन डेट, कि इस दिन कंपनी की ये लाइबिलिटी बन गई, कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो अब ये उसकी लाइबिलिटी बन चुकी है। फिर आती है नेक्स्ट डेट, वो आती है एक्स डिविडेंड डेट। इस दिन से पहले जिसके पास भी कंपनी का स्टॉक है उसको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ये वो तारीख है, अगर आपने 15 फरवरी को स्टॉक लिया तो आपको डिविडेंड में हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर आप 14 फरवरी तक कंपनी के ओनर रहे हैं, आपके पास कंपनी का शेयर है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। फिर आ जाती रिकॉर्ड डेट। इसमें सिर्फ 2 दिन का गैप होता है, क्योंकि यूजुअली 2 दिन लगते हैं अगर आपको शेयर्स खरीदते भी है तो आपके नाम ट्रांसफर होने में। तो इन 2 दिनों में क्या होता है, 2 दिन के बाद माइक्रोसॉफ्ट अपने रिकॉर्ड चेक करती है और उसमें देखती है कि कौन कौन लोग ओनर हैं। वो लेजर अपना चेक करती है कि कितने लोग ओनर हैं, और फिर उनके बीच में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एक होती है पेमेंट डेट, जिस दिन वो एक्चुअल टर्म्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये क्या हुआ, इस दिन लाइबिलिटी बनी, इस दिन हमने कहा कि इस दिन से पहले पहले जो ओनर है उसको डिविडेंड देंगे। इस दिन हमने अपने रिकॉर्ड में चेक किया कितने ओनर्स हैं, और इस दिन हमने जाके उनको कैश ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि हमने इनकी अकाउंटिंग करनी है तो दो सिर्फ ट्रांजेक्शन बनेगी। एक ट्रांजेक्शन बनेगी जिस दिन हमने डिक्लेयर किया, इस दिन क्या होगा, लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और जिस दिन हमने पेमेंट कर दी, उस दिन हम क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी खत्म करके रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देंगे। तो इन दोनों डेट्स के ऊपर कोई एंट्री नहीं बनती, ये चेकिंग के डेट्स हैं। और आखिरी एंट्री कब बनती है, जितना भी हमने डिविडेंड पे किया होता है उसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। वो डिविडेंड की अमाउंट से अपनी रिटेन्ड अर्निंग को रिड्यूस कर देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग को क्यों रिड्यूस करते हैं, नेट प्रॉफिट में से जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दैट इज नोन एज डिविडेंड, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। जब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग में से या फर्दर डिविडेंड पे करते हैं तो ये रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन जो है वो रिड्यूस होता जाता है। वो जितनी अमाउंट से रिड्यूस होता है वो कितनी क्या होगी, डिविडेंड की अमाउंट से और रिड्यूस हो जाता है। जैसे जैसे डिविडेंड इंक्रीज करती जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो आपके डिक्रीज करते जाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स जो होता है वो कहाँ पे चला जाता है, आगे इक्विटी के अंदर आ जाता है। अगर रिटेन्ड अर्निंग कम होंगे तो इक्विटी भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर मैं इसको सम अप करूं, कंपनी नेट प्रॉफिट कमाती है, नेट प्रॉफिट में से जो हिस्सा बांट देती है वो जो होता है डिविडेंड, जो हिस्सा रोक लेती है उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ पे चली जाती है, बाद में जाके इक्विटी में ऐड हो जाती है। इक्विटी क्या होता है, जो पैसे कंपनी ने ओनर्स के देने हैं, तो हम कहते हैं जी रिटेन्ड अर्निंग कंपनी ने ओनर्स की पे करनी है। जब कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड का पोर्शन बढ़ता जाता है और रिटेन्ड अर्निंग का कम होता जाता है। जब रिटेन्ड अर्निंग कम होती है तो इक्विटी भी कम हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका क्या, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। जितना भी कंपनी डिविडेंड पे करती है उतनी अमाउंट से हम रिटेन्ड अर्निंग को रिड्यूस कर देते हैं, हेंस इक्विटी भी रिड्यूस हो जाती है। ओके जी, अगला जो है लास्ट टॉपिक है, हम उसको देख लेते हैं, बल्कि इसी के अंदर ही क्लोज कर देते हैं ताकि खत्म हो जाए। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या शो करती है, वो अमाउंट जो कंपनी ने बिजनेस की देनी है। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्या होती है, अगर कोई गलती हो चुकी है पिछले पीरियड्स के अंदर, जो कि बड़ा रेयर होता है कॉर्पोरेशंस के अंदर, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं ताकि ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है ओनर को रिफ्लेक्ट हो। जितनी भी गलतियां हम करेक्ट करेंगे हमेशा नेट ऑफ टैक्स करके करते हैं, उसमें से टैक्स का इम्पैक्ट रिमूव करके करते हैं। कंप्रीहेंसिव इनकम शो करती है कि कंपनी की अदर सोर्सेज से जो इनकम आ रही होती है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें हर वो चेंज आती है अदर देन ओनर्स कंट्रीब्यूशन। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपनी जो है नेट इनकम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, नेट इनकम ऑफ द फर्म, जो कंपनी उसमें से डिविडेंड पे कर देती है तो वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाते हैं, डिविडेंड पेड हो जाते हैं। जो बकाया अमाउंट रह जाती है वो रिटेन्ड अर्निंग की रह जाती है। नंबर वन, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो अफेक्ट करती है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के ऊपर। जबकि कंप्रीहेंसिव इनकम क्या होती है, बड़ा इंक्लूसिव मेजर होता है जिसमें सारी की सारी चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हैं जो इक्विटी को अफेक्ट करती हैं। इनकम स्टेटमेंट प्लस अदर चेंजेस जो इक्विटी को अफेक्ट कर रही होंगी, या एक्सेप्ट ओनर्स कंट्रीब्यूशन, अगर ओनर ने फर्दर शेयर्स बाय किए हैं या रिटायर हुए हैं, इसके अलावा अगर कोई भी चीज ओनर की इक्विटी को अफेक्ट कर रही होगी वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में से आएगी। जिसमें कुछ चीजें ऐसी जो हाईलाइट हुई हुई हैं, 3-4 चीजें हैं
अगर फॉरेन करेंसी की वजह से गेन और लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में शो हो रहा होगा कंपनी के अंदर। अगर पेंशन की वजह से लाइबिलिटी एडजस्ट होनी है तो उसकी वजह से अगर कोई इक्विटी में गेन और लॉस हुआ है तो वो यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव इनकम का थ्रू इक्विटी में जाएगा। अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस ऑन, अगर आपने कोई रिस्क प्रोटेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हुए फॉरवर्ड मार्केट से, फ्यूचर मार्केट से, उससे रिलेटेड कोई गेन और लॉस हुआ है तो आएगा। अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पॉइंट है देखने वाला, अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज का मतलब ये अभी अफेक्ट में नहीं आए हैं, हेंस लेकिन लॉस हो चुका है, इक्विटी को अफेक्ट करेगा, इसलिए इक्विटी में ये शो होना चाहिए। ये बहुत लेंथ का टॉपिक है, डिटेल का टॉपिक है, जब आप एएफएस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये कंप्लीट डिस्कस होगा, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कंप्रीहेंसिव इनकम जो होता है वो बड़ा डाइवर्स मेजर होता है। इसमें हर तरह की इनकम इंक्लूडेड होती है, रियलाइज्ड भी और अनरियलाइज्ड वाली भी। अनरियलाइज्ड वाली भी और रियलाइज वाली भी दोनों इक्विटी को अफेक्ट करती है, और हर वो चीज जो इक्विटी को अफेक्ट करती है वो हम शो करते हैं इन आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इक्विटी का फॉर्मेट इसी तरह है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती है ट्रांजैक्शन वाइज और उनका जिस हेड के ऊपर इम्पैक्ट आता है वो हम शो कर रहे होते हैं यहाँ पे। टोटल शेयर होल्डर की इक्विटी ये आ जाती है, ये जो वर्किंग होती है ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन होती है, और ये वाली वर्किंग जो है वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनको डिटेल में वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज ऑल द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग वाला पोर्शन। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।